नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। बच्चों, हम क्लास 11th की का इतिहास विषय का चैप्टर 3 कर रहे थे और हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे, टॉपिक थे, उसको बहुत अच्छे से समझा है और पढ़ा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं चैप्टर 3 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपेट की स्थापना किसने करी थी? प्रिंसिपेट की स्थापना किसने करी थी? सीजर, ऑक्टेवियन, ऑगस्टस या टिबेरियस ने? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जो जूलियस सीजर था उसका दत्तक पुत्र था ऑगस्टस, है ना? और उसने रोमन साम्राज्य की स्थापना करी थी और उसने जो अपने साम्राज्य का या उस जगह का जो नाम रखा था, क्या रखा था? प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट रखा था या उसने प्रिंसिपेट के नाम से शासन करा था। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती है? राइन, डैन्यूब, दजला फरात और कौरखा दोनों? तो देखो, दजला और फरात के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में दजला और फरात नदी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना? इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया स्थित था। जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो मैप में आप याद करिए कि रोमन साम्राज्य जब जहां से प्रारंभ होता है, उसका जो नॉर्थ वाला एरिया था, वो नॉर्थ वाले एरिया में जो नदी थी, वो कौन सी नदी थी? राइन और डैन्यूब, ये दो नदियां थी। यानी हमारा आंसर क्या हुआ? घ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए किसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता था? यानी रोमन साम्राज्य में जो लिखने की प्रक्रिया है वो किस पत्र पर होता था? किस चीज पर होता था? कागज पर होता था, पेपायरस पत्र पर होता था, धातु की पट्टिकाओं पर होता था या मिट्टी की पट्टिकाओं पर होता था? तो देखो, मिट्टी की पट्टिकाओं का तो हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता था लेखन कला के रूप में। और जब रोमन साम्राज्य में हम पढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लेखक और इतिहासकार हैं जिन्होंने पेपायरस पत्र के बारे में वर्णन करा है, जो मिस्र की नील नदी के किनारे मिलता था, सरकंडे जैसा था, और इसके पत्र पर यानी इसके पत्रों पर लेखन क्रिया की जाती थी। बहुत सारी पांडुलिपियां यहाँ से मिली हैं। तो हमारा उत्तर नंबर ख सही हो गया। शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है? ये सारे रोमन साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध शासक हैं, ऑगस्टस, टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन और जस्टिनियन। अब इसमें से आपको ये बताना है कि वो कौन सा राजा था जिसका जो शासनकाल है उसमें युद्ध नहीं हुए, जो जनता थी वो सुख से समृद्धि से रह रही थी। वो कौन सा टाइम पीरियड है? तो हमने पढ़ा था कि वो टाइम पीरियड था रोमन साम्राज्य का पूर्ववर्ती काल, जिसमें सबसे पहले जो शासक बना था वो था ऑगस्टस। यानी हमारा उत्तर नंबर भी क्या होगा? ऑगस्टस। उत्तर नंबर क हमारा सही आंसर हुआ। मैपालिया किसे कहते हैं? अवन आकार की झोपड़ियां जिसे चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे। पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांव थे। कंटेनर जिसमें जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, मैपालिया मैपालिया वो थे जो चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे, है ना? ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार। और ये कौन करता था? चरवाहे करते थे। चरवाहे कौन लोग होते थे? वो लोग होते थे जो चारे की तलाश में, अपने जानवरों के चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो ये झोपड़ियां बनाते थे जो अवनाकार का होता था। तो हमारा उत्तर नंबर क क्या हुआ बच्चों? सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपियोडोरस कौन था? इतिहासकार एवं राजदूत था, शासक था, या बिशप था? यहाँ पे बिशप लिखा है, बिशप होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों? बिशप होना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओलंपियोडोरस कौन था? तो ओलंपियोडोरस इसका जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो ओलंपियोडोरस के नाम से बहुत सारी बातें इसने रोमन साम्राज्य से रिलेटेड लिखी हैं। तो ये राजदूत के साथ साथ में इतिहासकार भी था। तो हमारा उत्तर नंबर का सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थीं? अर्थव्यवस्था मतलब जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी रोमन साम्राज्य में,
उसमें जब व्यापार होता था तो व्यापार के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था? गेहूं का, अंगूरी शराब का, जैतून के तेल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता था और इसका प्रयोग भी होता था। हमने पढ़ा था कि कैंपेनिया में जो अंगूरी शराब मिलती थी वो कितनी ज्यादा फेमस थी। और जैतून के तेल के कंटेनर हमने पढ़े हैं जिसको एम्फोरा कहा जाता था। तो यानी ये जो तीनों चीजें थी ये व्यापारिक मदों में प्रयोग की जाती थी। तो उत्तर नंबर घ हमारा सही उत्तर हुआ। कैंस्टनटाइन की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? कैंस्टनटाइन कौन था? परवर्ती काल में, यानी रोमन साम्राज्य का जो उत्तरवादी काल था, जो बाद वाला टाइम पीरियड था, उसका एक शासक था, बहुत ही फेमस शासक था जिसका नाम था कैंस्टनटाइन। इसने क्या करा था? इसने सॉलिडस सोने के सिक्के बनाए, कस्तूनतुनिया का निर्माण करवाया, नई प्रौद्योगिकियां एवं लंबी दूरी का व्यापार कराया, उपरोक्त में से सभी। तो देखो, ये तीनों काम कैंस्टनटाइन के द्वारा किया गया था। उसने सोने चांदी के सिक्के की जगह सोने के सिक्के चलाए जिसे सॉलिडस कहा जाता था। कस्तूनतुनिया का निर्माण भी करवाया जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये आज आज के मैप में देखोगे तो ये तुर्की का इस्तांबुल है। नई प्रौद्योगिकियों यानी नए नए जो उद्योग थे वो लगवाए, और लंबी दूरी का व्यापार करा, यानी दूसरे देशों से भी अच्छे खासा व्यापार प्रारंभ हो चुका था इसके शासनकाल में। तो उत्तर नंबर घ हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्लेबस सोर्डिडा रोमन सामाजिक श्रेणी का कौन सा वर्ग था? फूहड़ निम्नतर वर्ग, कमीनकारू, सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदि, उपरोक्त में से सभी। देखो, जब रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणी को हम बांटते हैं तो हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। तो जिसमें जो प्लेबस सोर्डिडा था उसमें ये तीनों वर्ग आता था। यानी ये तीनों जो ये वर्ग है ना, फूहड़ निम्नतर वर्ग, कमीनकारू, सर्कस और थिएटर तमाशे देखने वाले, ये सारे इसमें आते थे। तो हमारा उत्तर नंबर घ सही उत्तर हो गया बच्चों। रोम में जस्टिनियन किस काल का शासक हुआ था? हमने पढ़ा था आरंभिक काल में तो बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि आरंभिक काल में हमने सिर्फ ऑगस्टस के बारे में पढ़ा है, स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। और जस्टिनियन सबसे बाद के टाइम पीरियड में रोमन साम्राज्य में शासक हुआ था। तीसरी शताब्दी मध्यकाल का नहीं था ये, परवर्ती पूरा काल का था ये, यानी बाद का जो रोमन साम्राज्य का टाइम पीरियड है उसमें हमें इसका शासन देखने को मिलता है। तो उत्तर नंबर ग हमारा सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 11 है, रोमन राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था रोमन साम्राज्य में उसके तीन तीन मुख्य खिलाड़ी या 3 मुख्य वर्ग कौन से थे? क ऑगस्टस टिबेरियस ट्राजन, ये तो देखो शासक हैं, ये नहीं हो सकते। कार्थेज गैलिनस और पामायरा, ये भी नहीं है। सम्राट अभिजात वर्ग और सेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? ग। क्यों? हमने पढ़ा था कि जो राजनीति थी वहां की, उसके जो 3 स्तंभ थे या 3 खिलाड़ी थे, वो था उसका सम्राट पहले तो, दूसरा था अभिजात वर्ग जिससे मिलकर सेनेट बनी थी, और तीसरी थी वहां की सेना। तो हमारा ग उत्तर सही हो गया। दिनारियस क्या था? हमने पढ़ा था दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था जो प्रारंभ में रोमन साम्राज्य में चलाया गया था पूर्ववर्ती काल में, और बाद में परवर्ती काल में आकर सोने के सिक्के चलाए जाने लगे थे। तो दिनारियस चांदी का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े रोमन शहरी केंद्र कौन से थे? है ना, क्या था? सीरिया था, फिलिस्तीन था, या मेसोपोटामिया था, उपरोक्त में से सभी था। देखो, सबसे पहले तो भूमध्य सागर के तट पर, यानी भूमध्य सागर का जो किनारा था, तट का मतलब क्या होता है? ये जो भूमध्य सागर है इसका जो किनारा था उस पर कौन से ऐसे बड़े रोमन शहर स्थापित थे? सीरिया था, फिलिस्तीन था, मेसोपोटामिया था, या उपरोक्त में से सभी था? तो हमने देखा जब मैप में, तो हमने अच्छे से देखा कि जब रोमन साम्राज्य स्थापित होता है तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट था, यानी जो राइन और डैन्यूब नदी से लेकर सहारा मरुस्थल तक का पूरा एरिया रोमन साम्राज्य में था। तो ये जो सारा एरिया है ये उसी बीच में आ जाता है। तो हमारा उत्तर नंबर क्या हो गया?
घ हमारा सही उत्तर हुआ। रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता क्या थी? यानी जो रोम का जो शहर था उसका जो शहरी जीवन था उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स थे वो कौन थे? तो क्या वहां पर दंडनायक मजिस्ट्रेट थे, वहां पर नगर परिषद या सिटी काउंसिल थी, या सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था? ये तीनों चीजें थी वहां पर, था या नहीं था? बिल्कुल था। जब हम पढ़ते हैं वहां के शहरी जीवन को तो हम देखते हैं कि वहां पर दंडनायक थे जो मजिस्ट्रेट थे, और नगर परिषद भी थी, सिटी काउंसिल भी थी जो नगर की देखरेख करते थे, और एक राज्य का एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक एरिया डिसाइड कर दिया गया था। तो ये तीनों चीजें वहां पर थी, तो हमारा उत्तर नंबर घ कौन सा हो गया? सही उत्तर हो गया। इसके बाद एम्फोरा किसे कहते हैं? हमने एम्फोरा पढ़ा था कि एम्फोरा क्या होता था, जिसमें जैतून के तेल एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए जाते थे या व्यापार का काम कराया जाता था। तो जो एम्फोरा क्या था? मटका या कंटेनर था। उत्तर नंबर का हमारा सही उत्तर हो गया। रोमन साम्राज्य के किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए जो बहुत कम उन्नत अवस्था में था तथा जहां देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास होता था। ऋतु प्रवास आ गया ना, जो मैपोलिया का निर्माण किया जाता था, जिसमें देखो कैंपेनिया क्या है? कैंपेनिया तो हमने पढ़ लिया था कि अंगूरी शराब यहाँ पर अच्छी मिलती थी। सिसली नहीं हो सकता। फेम्यूम के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नुमीडिया, आज जो आधुनिक अल्जीरिया है आज का, और पहले इसको नुमीडिया कहते थे, उस वहां पर हमें इस तरीके का जो अवशेष या साक्ष्य मिला है, या इतिहासकारों ने जो लिखा है कि देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास हो जाता था। तो हमारा उत्तर नंबर ख क्या हुआ बच्चों? सही उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 17, दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा किसने की है कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है? वरिष्ठ प्लिनी, कोलुमेला, ऑगस्टस। देखो ये वरिष्ठ प्लिनी कौन है? ये रोमन साम्राज्य में क्या थे? ये प्रकृति विज्ञानी थे, यानी प्रकृति के ऊपर ज्यादा इनका ज्यादा लिखते थे, प्रकृति के ऊपर, यानी एक तरीके से मान लो तो भूगोल के ऊपर ज्यादा लिखते थे। कोलुमेला वहां का एक प्रसिद्ध लेखक था, ऑगस्टस वहां के शासक थे। तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो किसने कहा था कि ये जो उत्पादन का ये जो तरीका है ये सबसे खराब तरीका है? तो देखो वहां पे दास प्रजनन की प्रथा थी। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। दास प्रजनन का मतलब क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो दास थे उनको बोला जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे कि उनकी होने वाली संतान भी दास के रूप में इस्तेमाल की जा सके। तो इसके खिलाफ जो वरिष्ठ प्लिनी थे, जो प्रकृति विज्ञानी थे, लेखक थे, उन्होंने कहा कि ये जो उत्पादन का जो ये सबसे जो तरीका है वो बहुत क्या है? बहुत खराब है ना? तो हमारा उत्तर नंबर क क्या हुआ बच्चों? सही उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 18 है, रोमन साम्राज्य में जनता का सम्माननीय वर्ग कौन सा था जिसका संबंध महान घरानों से था? बिल्कुल, हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। अभिजात वर्ग, अश्वारोही या इक्वाइट्स, सेनेटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जनता का सम्माननीय वर्ग था और जिसका संबंध महान घरानों से था, और ये कौन थे? ये थे हमारे उत्तर नंबर ख, अश्वारोही या इक्वाइट्स, जिसको नाइट भी कहते थे, है ना? ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय किसने लिया था? वरिष्ठ प्लिनी ने, कोलुमेला ने, सम्राट कैंस्टेंटाइन ने। देखो वरिष्ठ प्लिनी तो नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रकृति विज्ञानी या लेखक थे। कोलुमेला भी एक लेखक था। ये कोई सम्राट ही कर सकता है, और वो सम्राट कौन था? ग नंबर, सम्राट कैंस्टेंटाइन थे। और जब ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया गया तो यहीं से ईसाईकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ईसाईकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है बच्चों कि जो रोमन साम्राज्य था वहां के जन समूहों में ईसाई धर्म का व्यापक तरीके पर प्रचार प्रसार करना, है ना? तो हमारा उत्तर नंबर ग सही उत्तर हुआ। कस्तुनतुनिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखो जब कस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया गया तो उसके पहले भी इसका एक नाम था। तो इसका नाम क्या था? बाइजेंटाइन था, जुडेया था, या तेस्तेकियो था? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो कस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था उसको पहले बाइजेंटाइन नाम से जाना जाता था, है ना? कस्तुनतुनिया की विशेषता में हम ये पढ़ते हैं कि वो तीन तीन तरफ से
नदियों से या जल राशि से घिरा हुआ था, है ना। तो उत्तर नंबर क हमारा सही उत्तर हुआ। यूनान एवं रोमवासियों की प्रारंभिक धार्मिक संस्कृति की विशेषता क्या थी? एक देववादी थे, बहुदेववादी थे, प्रकृतिवादी थे, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। तो हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में यूनान और रोमवासियों की जो प्रारंभिक पारंपरिक जो धार्मिक संस्कृति थी, उसमें हमें बहुदेववादी देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ईसाई धर्म आया तो एकेश्वरवाद या ईसाई धर्म के ईसाईकरण की वजह से यहाँ पर धार्मिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो प्रक्रिया थी या जो धार्मिक संस्कृति थी वो कौन सी थी? बहुदेववादी थी। तो हमारा उत्तर नंबर क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। रोमोत्तर राज्य का नाम बताइए। रोमोत्तर राज्य का मतलब ये है कि जब रोम साम्राज्य समाप्त हो रहा था या होने वाला था, तो कौन कौन से इलाके रोम साम्राज्य से धीरे धीरे निकलते गए या कौन से हिस्सों पर, रोम के किन हिस्सों पर दूसरे राज्यों का या दूसरे जो शासक थे उनका अधिकार हो गया। तो ये कौन से थे? स्पेन के विसिगोथो थे, गॉल में फ्रैंको थे और इटली में लोम्बार्डो थे, उपरोक्त में से सभी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जब परवर्ती काल में धीरे धीरे रोम साम्राज्य के साथ युद्ध बढ़ते गए, जो ईरानी थे उनके साथ युद्ध बढ़ते गए और साथ में ही जो और भी छोटे छोटे वहां के जनजातियां थी उनके साथ भी युद्ध बढ़ने लगा। तो इससे वहां का जो शासन व्यवस्था था या उसके जो रोम साम्राज्य के साम्राज्य थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों, स्पेन के विसिगोथो, गॉल में फ्रैंको और इटली में लोम्बार्डो, ये तीनों रोमोत्तर राज्य का रोमोत्तर राज्य बन चुके थे। तो हमारा उत्तर नंबर घ क्या होगा? सही उत्तर होगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के सभी बड़े प्रांतों पर 6ठी शताब्दी में किन समूहों ने कब्जा किया था? हम इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। गोथ, वैंडल, लोम्बार्ड इन सभी ने कब्जा किया था, है ना। ये सभी समूह थे और इन सभी ने कब्जा किया था। तो हमारा उत्तर नंबर घ सही होगा, उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन क्यों शुरू हुआ था? हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। बताओ क्यों शुरू हुआ था? गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए, जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए, व्यक्तियों का व्यापार करने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो हमारा उत्तर नंबर जो सही होगा वो था क, गुलामों की संख्या को बढ़ाने के लिए। 25, रोमन सम्राट ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगा था? तो देखो, चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया? हमें पता है कि चांदी की मुद्रा चलती थी जिसका नाम क्या था? दिनारियस था। अब वो और सिक्कों का उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगा था? तो जब वहां से दिनारियस जो मुद्रा थी बंद हुआ तो नई मौद्रिक नीति आई, नई मौद्रिक प्रणाली स्टार्ट हुई जिसमें सोने का इस्तेमाल किए जाने लगा था। तो चांदी खत्म होने पर सोना आधारित मुद्रा, चांदी खत्म होने पर कांसा आधारित, चांदी खत्म होने पर मिश्रित आधारित या उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर नंबर क्या होगा? चांदी खत्म होने पर सोना आधारित मुद्रा, क्योंकि चांदी खत्म हो गई थी स्पेन के खानों में या खदानों में और इससे क्या होने लगा कि चांदी की कमी हो गई। तो इसके बाद जो जो मुद्रा चलाई गई थी वो सोने के सिक्के चलाए गए थे और इसी में व्यापार, वेतन आदि क्रियाएं होने लगी थी। तो हमारा उत्तर नंबर क्या हो गया बच्चों? सही उत्तर हो गया। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इस्लाम के उदय। आपने बहुत प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चैनल की, इस वीडियो की ज़रूरत है, वो उनको मिल सके। आपके जो भी क्वेश्चन है या आपका जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।